हाय स्टूडेंट्स, देखिए हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11th लेसन फर्स्ट एनसीईआरटी बेस पर। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मैं देने वाला हूं कंप्लीट 11th क्लास के नोट्स। डे बाय डे आपको पर डे के हिसाब से आपको देखिए वीडियो मेरा मिलता रहेगा और आपको पूरा एक्सप्लेनेशन बेसिक कंसेप्ट को एक एक पॉइंट को आपको समझाया जाएगा बिल्कुल क्लियरली, जिससे कि आप आने वाले समय में अगर आप सपना देख रहे हैं नीट की तैयारी या आईआईटी जैसे एग्जाम की तैयारी करने का, तो अपने कंसेप्ट और टॉपिक को क्लियर करिए, जुड़िए मेरे साथ मेरे चैनल से। तो स्टूडेंट्स देखिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लास 11th लेसन फर्स्ट एनसीईआरटी बेस। तो पहले चैप्टर का नाम क्या है? रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट में, और हम क्लियर करेंगे एक एक पॉइंट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रसायन विज्ञान क्या है? तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री किससे कहते हैं? तो लिखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, भौतिक व रासायनिक गुणों तथा उनसे संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो क्या कहलाती है आपकी? रसायन विज्ञान कहलाती है। बात समझ में आ रही होगी कि इसके अंतर्गत क्या क्या? पदार्थों के संगठन, जो कंपोजिशन है, जो पदार्थ किस रूप में बन रहे हैं उनकी संरचना मतलब स्ट्रक्चर जो बननी है उसका भी, उसके जो भौतिक मतलब फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उसका भी अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे हम? रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम करेंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो देखिए हम आगे चलते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स नोट में आपको मैं एक बात समझा दूं, ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? बर्जीलियस को। मतलब रसायन विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? बर्जीलियस को। दूसरी बात, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? लेवोशिए। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। रसायन विज्ञान निम्न प्रकार की होती है। अब वो कौन कौन से प्रकार हैं तो समझेंगे। नंबर 1, कार्बनिक रसायन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो समझेंगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। वह रसायन जिसमें कार्बन के समान संरचना वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या कहलाती है वो? कार्बनिक रसायन। किसके समान? जो कार्बन के समान संरचना वाले जो भी यौगिक हैं, जितने भी यौगिक हैं उनका जो अध्ययन करेंगे हम, वो किसके अंतर्गत करेंगे? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। तो नंबर 2, अकार्बनिक रसायन मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं या इसके अंतर्गत किन यौगिकों का अध्ययन करते हैं, तो इसे समझेंगे। वह रसायन जिसमें कार्बन के अधिकांश यौगिकों को छोड़कर सभी तत्वों तथा यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या कहलाती है वो? अकार्बनिक रसायन मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन के अधिकांश यौगिकों को छोड़ेंगे क्योंकि उसका अध्ययन किस में करते हैं हम? कार्बनिक रसायन में करते हैं। तो उन एलिमेंट्स को छोड़ करके जिनका अध्ययन हम कार्बनिक रसायन में करते हैं, उसके अलावा जो शेष बचते हैं बाकी सभी का अध्ययन जो करेंगे हम किस में करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो नंबर 2 कौन सा पार्ट होता है केमिस्ट्री का? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो तीसरा पार्ट नंबर 3,
नंबर 3, भौतिक रसायन, जिसको कहते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये क्या है? वह रसायन जिसमें रसायन की विभिन्न अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या कहलाती है वो? भौतिक रसायन। बात समझ में आ गई होगी कि जो कुछ इसकी जो रसायन है उनकी जो रिएक्शंस होती हैं, तो इनके जो नियम हैं उनका प्लस सिद्धांत, जो थ्योरीज दी गई हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, उनका अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? भौतिक रसायन के अंतर्गत। तो स्टूडेंट्स देखिए, समझ में आ गया होगा कि रसायन विज्ञान को कितने पार्ट में बांटा है? कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। मैं इसको एक आपको रसायन विज्ञान को देखिए, हम एक जो डायग्राम है हमारा जो मैंने बनाया है एक प्लांट, उसके माध्यम से समझेंगे। मानिए जैसे ये रसायन विज्ञान एक प्लांट है, यहाँ से रूट से शुरू होता है। तो देखिए ये प्लांट इस तरीके से आपका जाता है। तो प्लांट में से आपने देखा होगा जो पौधा होता है उसके अंदर कुछ ब्रांचेस निकलती हैं। तो देखिए ये जो ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच, इसका नाम क्या है? मतलब क्योंकि रसायन विज्ञान की ही तो शाखाएं, जिस तरीके से पौधे की शाखाएं होती हैं। तो रसायन विज्ञान की पहली शाखा, उसका नाम क्या है? कार्बनिक रसायन, जिसको कहते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद में दूसरी जो ब्रांच है उसका नाम है अकार्बनिक रसायन, जिसको कहते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद में देखिए थर्ड पार्ट, आपका थर्ड जो ब्रांच है वो किसका नाम क्या है? भौतिक रसायन, जिसको कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स देखिए, रसायन विज्ञान एक तरीके का एक पौधा है, जिस पौधे के अंतर्गत क्या है, कुछ शाखाएं निकली हुई हैं, जिन शाखाओं के हमने ये नाम दिए गए हैं। इन शाखाओं के अंतर्गत पूरी की पूरी केमिस्ट्री का हम अध्ययन कर पाएंगे। समझ में आ गया होगा? तो केमिस्ट्री को इस तरीके से 3 भागों में बांट दिया गया है। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो देखिए हम अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द्रव्य ऑब्लिक पदार्थ। मतलब इसको द्रव्य जो होता है उसको हम पदार्थ भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं हम इसको मैटर। तो इसके विषय में हम समझेंगे कि द्रव्य क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, इसके विषय में सारी चीज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम द्रव्य क्या होता है। प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान मतलब भार होता है। बात समझ में आ गई होगी? भार का मतलब वजन होता है। ऐसी कोई भी वस्तु जो संसार के अंदर पाई जाती है जिसमें वजन भी हो और स्थान भी घेरती हो, तो क्या कहलाती है वो? आपके द्रव्य या पदार्थ। जैसे सपोज कीजिए पेन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पेन को अगर मैं उठा के देखूं तो कुछ ना कुछ वजन भी है और मैंने इस पे रख भी दिया, तो ये क्या है? देखिए स्थान घेर रही है। तो इसका मतलब क्या है? ये पदार्थ है। इसी तरीके से कोई भी चीज हो सकती है। ये हाइलाइटर है। अब इसको देखिए, आप उठा करके देखिए। जब आप इस तरीके से उठाएंगे तो देखेंगे, अनुभव करेंगे इसके अंदर कुछ ना कुछ तो वजन है। जब इसे रखेंगे तो देखिए कुछ ना कुछ स्थान भी घेर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? दैट इज पदार्थ है। आप इसको देखिए, डस्टर है मेरे हाथ में। मैंने इस डस्टर को देखिए उठाया है। जैसे मैंने इसको उठाया तो देखिए इसके अंदर वजन भी है। जैसे मैंने इसको रखा है तो ये देखिए स्थान भी घेर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये पदार्थ है। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स? मतलब कोई भी चीज ऐसी हो जिसको हम देख सकते हैं, हमें कोई चीज ऐसी नहीं, हर चीज पदार्थ का ही रूप दिखाई देता है। देता है नहीं देता? कोई ठोस अवस्था में होता है, कोई द्रव अवस्था में होता है, कोई गैसीय अवस्था में होता है। तो हर वो चीज सब क्या है? वो पदार्थ या द्रव्य कहलाएंगे जो क्या करेंगे? जिनके अंदर वजन भी हो और क्या हो? वो स्थान भी घेरती हो। तो इसका मतलब संसार में आप जितनी भी चीज को देखेंगे, मेज हो, कुर्सी हो, पंखा हो, टेबल हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, सबके सब क्या है? दैट इज पदार्थ। नेक्स्ट हेडिंग है द्रव्य का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो पदार्थ है उनका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, मतलब कितने भागों में बांटा गया है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, कौन कौन सा, जैसे आपको होता है भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण,
तो भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो देखिए इसको हम समझेंगे एक चार्ट के माध्यम से। तो देखेंगे हम इसको, जो द्रव्य है, मैटर है, उसको कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा? नंबर 1 भौतिक वर्गीकरण, जिसको कहते हैं हम फिजिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड है आपका रासायनिक वर्गीकरण, जिसको कहते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहां तक 2 बात समझ में आ गई कि द्रव को कितने मेन भागों में बांटा, 2 भागों में, भौतिक और रासायनिक। अब भौतिक को किस किस भागों में बांटा है, इसे भी समझेंगे। तो भौतिक वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? नंबर 1 ठोस, जिसको सॉलिड कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर, देखिए यहां पर मैं आपको नंबर भी दे देता हूं। 1 नंबर, तो ये मुझको पहले लिखना चाहिए था, 2 नंबर द्रव, तीसरा नंबर। ठीक है, इससे आसानी होती है, पहले लिख गया, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ लेना। तो ये ठोस, गैस और द्रव, मतलब लिक्विड। अब इसे समझेंगे कि ठोस क्या है, गैस क्या है, द्रव क्या है। तो स्टूडेंट देखिए ठोस क्या होता है, ठोस के विषय में हम समझेंगे। वह पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। आकृति और आयतन कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं आपके? ठोस कहलाते हैं। अब क्वेश्चन होगा, सर आकृति और आयतन का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको समझा दूं। कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, कहीं पर रख दें, समझे नहीं? जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है डस्टर। इस डस्टर को मैं दबा करके देखूं या कहीं पर भी रखूं तो इसकी जो आकृति, शेप है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या? ठोस है। अब आयतन की बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, देखिए कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जब भी किसी की लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई में कोई भी अंतर ना आए, वो आयतन कहलाता है। जैसे ये डस्टर है, अब इस डस्टर की आप देखिए लंबाई आपकी ये हो गई, ठीक है। चौड़ाई जो है इसकी देखिए बराबर से इस तरीके से यहां से जो ये लेंगे हम, ये वाली चौड़ाई होगी, और ऊंचाई नीचे से ऊपर को जो हम चलेंगे इसकी ऊंचाई होगी। तो तीनों पार्ट में हम देखेंगे कि इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा, न आयतन में आ रहा और न इसकी आकृति में कोई परिवर्तन आ रहा। तो ऐसी जो भी चीज होती है वो क्या होती है आपकी? ठोस होती है। समझ में आ गया? अब ठोस ठोस क्यों होती है, ये भी तो क्वेश्चन उठेगा। तो देखिए मैं इसके एक चित्र से आपको समझाऊंगा कि इसके अंदर जो अणु होते हैं ठोस के अंदर, वो बहुत पास पास होते हैं। जैसे देखेंगे हम, ये देखिए आपका ये है, ये अणु है मान के चलिए। देखिए बहुत ज्यादा ये कैसे होते हैं, इससे सटे हुए होते हैं आपस में। अब जब ये ज्यादा सटे हुए होते हैं तो इसमें के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। जब इनके बीच में स्पेस नहीं होता तो क्या करेंगे हम इसको? ना इनको दबा सकते हैं, ना इनमें कोई परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए ठोस ठोस होते हैं। समझ गए नहीं? क्योंकि इनके अणुओं के बीच में जो अंतराण्विक बल होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत भी होता है। बात क्लियर होगी? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम द्रव की तरफ। तो अब द्रव क्या होता है, द्रव की भी परिभाषा समझेंगे। तो द्रव क्या होता है समझिए स्टूडेंट्स के, द्रव जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है। मतलब आकृति में क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है, लेकिन आयतन में उसके कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको समझेंगे स्टूडेंट्स ऐसे। सपोज करिए कि मैंने किसी बच्चे से पानी मंगाया गिलास में, तो बताइए पानी की आकृति कैसी होगी? गिलास के आकार की होगी, होगी नहीं होगी? लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए ऊंचाई बढ़ जाएगी, किसी में चौड़ाई बढ़ जाएगी, किसी में लंबाई बढ़ जाएगी। जब गुणा करेंगे तो वही वैल्यू आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि पानी को जब गिलास में मंगाया तो आकार कैसा हुआ? गिलास के जैसा हुआ। उसी पानी को मैंने एक चौड़े बर्तन में मंगाया तो आकार बताइए कैसा हो जाएगा? बर्तन के आकार का हो जाएगा। अगर उसी पानी को मैंने जग में मंगवा लिया तो बताइए आकार कैसा होगा? जग के आकार का होगा। समझ गए नहीं आकृति का मतलब? आकृति का मतलब आकार से। तो इनके जो आकार हैं
वो कैसे होते? अनिश्चित होते हैं, मतलब कोई निश्चित नहीं होते, लेकिन आयतन निश्चित ही रहेगा। मान लीजिए पानी था जग गिलास में, अब गिलास में जब पानी लेंगे तो क्या होगा? ऊंचाई बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका स्पेस पतला होता है। उसी पानी को आपने किस में लिया? जग में लिया। तो जब जग में लेंगे तो क्या होगा? उसका आकार फैल जाएगा, मतलब चौड़ाई बढ़ जाएगी, ऊंचाई घट जाएगी। लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू वही निकल करके आएगी। बात समझ में आ गई लिक्विड की? ओके। अब इसमें होता क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, अणु जो होते हैं लिक्विड में थोड़ा स्पेस इनके बीच में होता है। स्पेस होने की वजह से ये आपस में क्या है आपको पता होगा, इधर उधर हट सकते हैं। भाई इनके इधर से इधर हो सकते हैं, नहीं हो सकते? ये आपस में देखिए हो सकते हैं, क्योंकि जब स्पेस हो बीच में तो ये इधर उधर हो सकते हैं। इसीलिए तो इनके अंदर बहने का गुण पाया जाता है। समझ गए? जितने भी द्रव होते हैं वो क्या उनके अंदर बहने का गुण पाया, जैसे जल है, ठीक है, तेल है, पेट्रोल है, ये सब क्या है आपके द्रव होते हैं। समझ गए ना? इस तरीके से होता है। अब तीसरी बात कर रहे हैं हम गैस की। अब गैस क्या होती है? अब गैस को हम समझेंगे तो स्टूडेंट्स देखिए, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। समझ गए नहीं? जिसका मतलब ऐसे पदार्थ जिनके आयतन और आकार क्या अनिश्चित हो वो गैस कहलाते हैं। ना तो उनका आयतन निश्चित है ना आकार निश्चित है। जैसे समझेंगे, सपोज कि अगर हमने गैस को 1 लीटर गैस को 2 लीटर वाले सिलेंडर में भर दिया तो वो पूरे के पूरे सिलेंडर में फैल जाएगी। समझ गए नहीं? तो आकार कैसा कर लेगी? जिस तरीके का 2 किलो सिलेंडर का आकार है उतना तो आकार हो जाएगा, और आयतन भी क्या होगा उसका? आयतन भी पूरे के पूरे में फैल जाएगा, क्योंकि गैस के अणु कितने होते हैं? काफी दूर दूर होते हैं। गैस के अणु काफी दूर दूर पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या होता है? इसलिए तो ये हवा में उड़ जाती है। अब मान लीजिए उसी 1 किलो गैस को मैंने 5 लीटर वाले सिलेंडर में भर दिया तो वो पूरे के पूरे सिलेंडर में फैल जाएगी। फैल जाएगी नहीं फैल जाएगी? जैसे किसी अगर एक कमरे में थोड़ा सी एलपीजी गैस को आप लीक कर दीजिए तो आप देखेंगे कि पूरे के पूरे कमरे में चारों कोनों के अंदर उसकी गैस आने लगेगी। इसका मतलब क्या होगा कि बंद कमरे में अगर आपने गैस को खोल दिया तो गैस के अणु पूरे के पूरे कमरे में फैल जाएंगे, तो आकार कमरे के आकार का बना लेंगे। तो और आयतन भी इसका देखो बढ़ जाएगा, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब चीज बढ़ेगी। तो इसलिए गैस क्या होती है, ना तो इसका आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। तो समझ में आ गया होगा कि भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत क्या 3 प्रकार के पदार्थ में बांटा, ठोस, द्रव और गैस। अब तीनों की परिभाषा भी आ गई और इनका आपके अणु किस तरीके से होते हैं, क्या क्या इनके एग्जाम्पल होते हैं, ये सब आपको पता है। गैस में एलपीजी गैस होता है, सीएनजी गैस होता है, ये सब क्या है गैस के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को देखिए सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम इसको एक एक पॉइंट को समझेंगे। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक वर्गीकरण की। अब रासायनिक वर्गीकरण को कै भागों में बांटा है? देखिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? देखिए ये आ गया आपका नंबर 1 शुद्ध पदार्थ, मतलब प्योर सब्सटेंसेस, बिल्कुल जो प्योर होते हैं, जो कहते हैं ना देसी घी, बिल्कुल शुद्ध देसी घी है से निर्मित मिठाइयां आपने सुना, बिल्कुल वो प्योर की बात हो रही है। इसी तरीके से एक होता है आपका मिश्रण, जिसको कहते हैं मिक्सचर, जिसके अंदर काफी चीजें मिला दी जाती है, जैसे मिक्सचर नमकीन हम लेते हैं नहीं, खाते हैं दुकान से लेकर के, तो वो मिश्रण की बात हो रही है, मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब मिला देते हैं। तो समझ में, इसको क्या भागों में बांट दिया? 2 भागों में, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में। ठीक है, अब इसको बारे में देखिए, शुद्ध पदार्थ का भी वर्गीकरण है, वो कितने भागों में बांटा है इसे भी समझेंगे। तो भैया हम इसकी परिभाषा तो समझ ले पहले, होता क्या है शुद्ध पदार्थ? तो देखिए शुद्ध पदार्थ वो होता है कि वह पदार्थ जिसको किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा किसी अन्य प्रकार के द्रव्यों में, मतलब पदार्थों में पृथक नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है? वो आपका शुद्ध पदार्थ कहलाता है। समझिए, किसी भी अन्य पदार्थों में हम उसको बांट नहीं सकते हैं, तो ऐसे जो पदार्थ है भैया वो कहलाते हैं आपके शुद्ध पदार्थ। समझ में आ गया? अब शुद्ध पदार्थ को भी भैया किस किस पे बांटा है वो आगे देखो समझे। नंबर 1 तो समझेंगे कि शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण किस किस में है। नंबर 1 तत्वों, जिसको कहते हैं हम एलिमेंट्स, और नंबर 2 यौगिक, जिसको कहते हैं हम कंपाउंड।
समझ गए नहीं? अब कहोगे जी कि तत्व होता क्या है, तो भैया तत्व की भी परिभाषा समझ लो। तत्व होता क्या है? तत्व वह है जिसे किसी भी प्रकार से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गई नहीं? क्योंकि इसको दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थ में हम बांट नहीं सकते, बल्कि जैसा रूप है वैसा ही रहेगा। तो आप कहोगे कि ऐसे होते कौन कौन से हैं? तो आपको पेरियोडिक टेबल के बारे में तो पता होगा। जो पेरियोडिक टेबल में जो तत्व होते हैं भैया वही तो होते हैं, जैसे H फॉर हाइड्रोजन। अब H को इससे जाते तो हम बांट नहीं सकते, नहीं बांट सकते ना। Fe लोहे को बांट सकते? नहीं बांट सकते। अगर और भी कोई ले लीजिए, मान लीजिए पारा है Hg, ये भी तो तत्व है, इसको भी नहीं बांट सकते। मतलब जो भी आवर्त सारणी में एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, हेलिना की रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये सब के सब तत्व हैं। इनको हम एक से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में नहीं बांट सकते। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम यौगिक की। अब यौगिक क्या होता है? जिसको हम कहते हैं कंपाउंड। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं इसको हम? कंपाउंड। तो भैया समझ लो कंपाउंड किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनते हैं। बात समझ में आ गई? आ गई होगी भैया, क्योंकि कोई भी कम से कम कितने पदार्थ होंगे? दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। इन पदार्थों को हम एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे। ये नहीं कि किसी को कितना मिला दिया, किसी को कितना मिला दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, बल्कि एक मानक लेना। जैसे अगर हमें बनाना है जल, अब ये हमें जल बनाना है, तो आपको पता है भैया जल में बनाने के लिए हाइड्रोजन के कितने अणु लेने पड़ेंगे? 2। और ऑक्सीजन का कितना लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा, तभी तो जल बनेगा। तो ये निश्चित में लेने पड़ेगी इनके, मतलब 2:1 अनुपात में हम लेंगे तो क्या बन गया? जल बन गया। और अगर हमने इसमें गड़बड़ी कर दी, बनाना जल है, तो भैया कछु और बन जाएगा आगे। समझ गए ना यौगिक के मामले में? हाँ, तो इसको निश्चित ही लेना है। अब बात करते हैं आगे। अब भैया हम समझेंगे तत्व। अब तत्वों को भी तो बांटा गया है। अब तत्वों में कौन कौन से आ जाते हैं? देखिए, नंबर 1 तो धातु आ जाती है, जिसको हम मेटल कहते हैं। दूसरे पे क्या आ जाती है आपको? धातु आ जाती है, जिसको हम नॉन मेटल कहते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाती है आपकी उपधातु, जिसको मेटालॉइड्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो तत्व को भी 3 भागों में बांट दिया गया। अब समझेंगे भाई धातु किसे कहते हैं, तो प्लीज समझ लीजिए धातु किसे कहते हैं। अब धातु का मतलब वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? वैसे तो आप जानते ही होंगे भैया धातु किसे कहें। लोहा क्या है? धातु है। तांबा क्या है? धातु है। पीतल क्या है? धातु है। समझिए, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई होगी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति से मतलब क्या होता है। मैं आपको समझाता हूं इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब क्या होता है। देखिए, आपका सोडियम क्या है? ये सोडियम है। और क्या ये धातु है। इसके अंदर में क्या देखिए इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। जब इलेक्ट्रॉन त्यागा तो देखिए इस पर क्या आ गया? प्लस का आयन आ गया। इसका मतलब क्या बन गए? धनायन बन गया। समझ गए ना? तो जो भी धातुएं होती है उनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। जैसे सपोज कि Fe आपने ले लो। Fe भी क्या करेगा आपके? देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग दिया तो कितने प्लस के आगे? 2 प्लस के आगे। तो इसका मतलब क्या बन गया? धनायन बन गया। बन गया नहीं बन गया? तो Fe क्या होता है? लोहा होता है। तो इसी तरीके से जितनी भी धातुएं होती है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और डी ब्लॉक के जो भी तत्व हैं क्या वो सब के सब धातु ही होते हैं। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अधातु क्या होता है? अब भैया देखिए धातु में तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जा रही थी। अब अधातु में क्या होते हैं? अधातु में इसके विपरीत गुण पाया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। धातु तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहे थे और अधातु भैया क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन जो त्याग रहे थे वो ये ले रहे थे।
तो इनके अंदर के इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं आपके अधातु कहलाते हैं। अब आप कहोगे भैया धातु कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता ही होगा इसमें है फूल कली बाहर आई, फूल कली बाहर आई, मतलब भैया जो भी हैलोजन है वो क्या है, सब के सब अधातु ही तो हैं। वो कैसे, देखिए ये क्या आपका एफ है, एफ को क्या बोले फ्लोरीन। अब इसके अंदर देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया मतलब जोड़ा, तो इस पर क्या आ गया, देखिए ऋणायन आ गया, नहीं आ गया। अब ऐसी क्लोरीन है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस पर भी क्या आ गया आपका, एक माइनस आ गया। सल्फर है, 2 इलेक्ट्रॉन ले गए, तो इस पर क्या आ गया, देखिए 2 माइनस के आ गए, तो क्या हुआ, ये ऋणायन बन गया। मतलब जो भी तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति जिनके अंतर्गत पाई जाए वो क्या होते हैं आपके अधातु। जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है वो क्या होते हैं, धातु। अब बात करते हैं आपकी उपधातु की। देखिए तो उपधातु का मतलब समझ में आ रहा होगा, उप जो धातु और अधातु के गुण रखते हैं, मतलब इनके बीच की क्वालिटी इनके अंदर होती है, ना वो पूर्ण रूप से धातु होते और ना ही अधातु होते हैं, तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं आपके, उपधातु कहलाते हैं, मतलब मेटालॉइड्स कहलाते हैं। बात समझ में आ गई। अब इसके एग्जाम्पल में देखिए जर्मेनियम है, जर्मेनियम क्या होता है आपका, उपधातु। आर्सेनिक है, एंटीमनी है, सिलिकॉन है, ये सब क्या उपधातु हैं। और भैया इससे संबंधित तो क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी आता है, उपधातु का ज्यादातर क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाता है। तो मैं समझता हूं देखिए आपके धातु, अधातु और उपधातु तीनों बातें क्लियर होंगी और जो मैंने बताया समझे वो आप अपने नोट्स बना भी सकते हैं। अब बात करते हैं हम यौगिक से संबंधित। तो अब समझे यौगिक, भैया यौगिक को भी 2 प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1 अकार्बनिक यौगिक जिसको कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा कार्बनिक यौगिक जिसको कहते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं इसको समझेंगे। जैसा कि समझ में आ रहा है, अकार्बनिक मतलब कार्बन को छोड़ करके, किसको, कार्बन को छोड़ करके 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, अकार्बनिक यौगिक। परिभाषा समझ में आ गई होगी, आप लोग लिख भी सकते हो अपना अगर नोट्स बना रहे हो तो। मतलब कार्बन के अतिरिक्त 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संयोग से बनते हैं, क्या कहलाते हैं, कार्बनिक। जैसे बात करूं मैं जल, क्या होता है जल का सूत्र, जल का सूत्र होता है आपका H2O। क्या होता है H2O, क्या यौगिक है, कैसा अकार्बनिक है। NH3 क्या होता है आपका, अमोनिया होता है, क्या है ये, अकार्बनिक यौगिक है। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम कार्बनिक यौगिक की, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमारी समझ में आ जाना चाहिए कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बन जिनके अंदर पाया जाता है, ऐसी यौगिक तो कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। समझ गए नहीं बात के लिए, मतलब 2 या 2 से अधिक तत्व जो कार्बन के साथ में मिलकर के कोई भी यौगिक बनाते हैं तो वो कोई यौगिक क्या कहलाता है आपका, कार्बनिक यौगिक। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन अगर मिलकर के बनाए तो क्या कार्बनिक यौगिक के, जैसे CH4, तो आपने देखा C भी आ गया नहीं आ गया, कार्बन आ गया इसके हाइड्रोजन के साथ मिलकर, तो क्या बना ये, कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। आगे बात समझ, यूरिया है, समझिए यूरिया को आप कहो NH2CO NH2, ये सूत्र होता है। अब इसके अंदर देखो C आ गया नहीं आ गया कार्बन, तो इसका मतलब क्या है, कार्बनिक यौगिक है। जितनी भी तत्व अगर पाए जाते हैं उनके अंदर कार्बन मौजूद हो तो समझिए वो कार्बनिक यौगिक है। बात समझ में आ गई, स्पष्ट होगी। चलो ओके आगे बढ़ते हैं। तो भैया बात करते हैं हम मिश्रण मतलब मिक्सचर की। अब मिक्सचर को भी तो 2 भागों में बांट दिया गया है। नंबर 1 कौन सा आपका, समांगी मिश्रण, जिसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन। अब बात समझ में नहीं आ रही होगी सर, समांगी या होमोजीनियस का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं। इसकी पहली परिभाषा समझ लो, मिश्रण क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से वो मिश्रण बनता है। समझ गए। आप कहोगे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में का मतलब क्या है, भैया समझ लीजिए, अगर आपके घर पर कोई गेस्ट आता है तो पहले क्या किया करते थे,
कि लोग शरबत पिलाया करते थे। शरबत का मतलब ये है कि पानी लेते हैं, पानी में चीनी घोल करके वो मीठा हो जाता था और वो मेहमान को पिला दिया करते थे। अब भैया कोई मानक तो होता नहीं शरबत का कि चीनी इतनी क्वांटिटी में पड़नी है। अगर थोड़ी सी ज्यादा चीनी पड़ जाएगी तो शरबत कैसा होगा, थोड़ा मीठा ज्यादा हो जाएगा, और कम पड़ेगी तो थोड़ा फीका रहेगा, लेकिन कहलाएगा वो आपका शरबत या शिकंजी ही। बात समझ में आ गई? तो ये तो होता है मिश्रण। अब समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण में समझो, जब विलेय और विलायक, मतलब विलेय किसको कहते हैं, विलायक किसको कहते हैं, ये भी समझ लीजिए। थोड़ा सा आपको समझा दूं। चीनी को जब हम पानी में घोलेंगे तो चीनी यहां पर विलेय कहलाती है। जो चीज घुलती है जिसमें, मतलब विलेय, और जिसमें घोली जाती है उसको विलायक कहते हैं। तो भैया समांगी का मतलब ये है कि चीनी पूर्ण रूप से पानी के अंदर क्या होती है, घुल जाती है, उसका कोई भी अवशेष बाकी नहीं रहता, और जो हमारा बनकर के तैयार होता है शरबत वो एक रूप में बन के तैयार होता है। समझ गए नहीं? तो ऐसा मिश्रण जो समांगी होता है वो विलयन भी कहलाता है। समझ गए नहीं? विलयन वही पदार्थ कहलाता है जिसमें विलेय पूर्ण रूप से उसके अंदर घुल जाए। मतलब चीनी है, आप दूध में घोल लो, पानी में घोल लो, बिल्कुल घुल जाएगी, उसका अवशेष भी नहीं बच पाता है। तो वो क्या कहलाता है आपके समांगी मिश्रण, मतलब विलयन भी कहलाते हैं। दूसरी तरफ आता है आपका विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण का मतलब ये होता है भैया, जो चीज को हम जब मिलाते हैं, विलेय और विलायक को, मतलब जब एक जगह मिलाएं तो वो अलग अलग दिखाई देते रहें। जैसे अगर आप पानी में रेत को मिलाइए तो रेत अलग दिखाई दे जाएगा, पानी अलग दिखाई दे जाएगा, नहीं दे जाएगा? और समझ लो भैया, जो मिक्सचर नमकीन आवे है ना दुकान पे से जो लेने जामे, उसमें देखो मूंगफली भी होवे है और देखो दाल सेब भी होवे है, कुछ कभी दाल भी हो मसूर की इनकी, तो वो कई सारी चीजों का मिश्रण हो। हम सब चीज को अलग अलग देख भी सकते हैं, उसे अलग अलग कर भी सकते हैं। समझ गए नहीं? तो ऐसा जो मिश्रण होता वो होता आपका विषमांगी मिश्रण। तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। देखिए पूरा का पूरा चार्ट मैंने आपको समझा दिया है। आप इसका अपना नोट्स बना सकते हैं, पूरा के पूरे नोट्स को समझ सकते हैं, पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है। प्लीज अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। ओके, थैंक यू।